नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी एक निरंतरता के साथ चल रही होगी। आज जैन फर्स्ट है और हम सभी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलरली जो भी होता है हमारे जीवन में एक हैप्पीनेस का एक सिचुएशन होता है, एनी टाइम नहीं बना रहता है। हमें अपने आप को खुश रखना पड़ता है, चाहे वो फेस्टिवल हो। वो फेस्टिवल किसी टाइप से हो सकते हैं। आपका फेस्टिवल के टर्म में हैप्पीनेस आपको मिल सकते हैं, या आपका नेशनल तौर पर जो नेशनल फेस्टिवल है उसके टर्म में आप अपने आप को खुश कर सकते हो। वाट एवर जो भी है, आप अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ जरिया होना चाहिए, और उसमें इंसान जो है कुछ ना कुछ करते रहता है। क्योंकि अगर देखा जाए 2020 का, तो जो सी फॉर कोरोना और सी फॉर चाइना एक बहुत बड़ा विवाद रहा, और उसमें हम लोग ग्रसित भी रहे, और ये दोनों सिचुएशन जो है अभी पूरी तरह से हैंडल नहीं हो पाए हैं। तो बहरहाल जो भी हो, हमें ये करना चाहिए कि जीवन में जैसा भी सिचुएशन आए उस सारे सिचुएशन को हैंडल करते हुए अपने आप को खुश बनाए रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आपकी जो भी ड्रीम है 2020 में आप उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, तो आप बेशक 2021 में आपका प्रयास जारी रहेगा, और अगर आपकी जो भी कंटिन्यूटी है, अगर वो कंटिन्यूटी अगर एक निरंतर बनी रहती है, तो किसी भी प्रकार का जो भी आपका ड्रीम है डेफिनेटली आपको एक सफलता का रूप देता है, और उसमें आप सफल भी होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आज मैंने एक टॉपिक लिया है विजयनगर एम्पायर का। तो फाइनली ये 2-3 टर्म में वीडियो आएगा, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाया जाए तो मतलब मान के चलिए कि 4-5 घंटे का ये ड्यूरेशन होगा, और 4-5 घंटे के ड्यूरेशन में होता है कि इंसान उतना देख नहीं पाता है, और वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आज जो होगा विजयनगर एम्पायर का, आज मैं पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का डेमो बताऊंगा। आखिर जो मेडिवल हिस्ट्री था, वो मेडिवल हिस्ट्री में ऐसी क्या रोचक घटनाएं हुई, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप पहुंच जाते हैं विजयनगर एम्पायर पर तो एक कहानी लिंक नहीं जुड़ पाता है। अगर जब आप लिंक जोड़ करके आप पढ़ते हैं तो वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती है। आपके दिमाग में एक माइंड सेट, एक हिस्ट्री के टर्म पे, एक टर्म में आप वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाती है। तो फाइनली वही चाहिए अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या एज ए आपका पर्टिकुलरली कोई भी लाइफ है, तो जब भी आप एक हिस्ट्री जब तक नहीं जानते हैं तब तक एक उसके प्रति आपका एक डिसीजन मेकिंग आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाता है। बीइंग ए हिस्ट्री स्टूडेंट, मैंने जितने भी मैंने बहुत सारे बुक पढ़े हिस्ट्री के, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीजें एनालिसिस किया हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो रियल में लाजवाब था। मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं हिस्ट्री कभी पढ़ा नहीं था, और जब हिस्ट्री पढ़ा तो रियल में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पुराने एक क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं लाइफ में, तो आप उसको जोड़ पाते हैं कि क्या होगा उसके बाद, अगर ये चीजें अगर डेवलप हुई तो उसके बाद क्या होने वाला है। और उस पार्टिकुलरली जो भी आपका पास्ट है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट में वो चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो चाहे कोई भी, मैं अगर बात करूं, कोई भी एम्पायर हो, कोई भी डायनेस्टी हो, हर समय यह होता है कि वो चीजें हमेशा कंटिन्यू नहीं बनी रहती है। एक ऐसा समय आता है कि वो अपने पीक पर जाती है, और पीक पर जाने के बाद उसमें रिसेशन स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है। अगर मैं कहूं आपको एक एग्जांपल के टर्म में, कि अभी के समय में थोड़ा सा एग्जांपल के टर्म में समझने का मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, कि एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा, रिपोर्ट आई थी कि अभी जब मान के अगर चला जाए जीडीपी के दृष्टिकोण से, सबसे ज्यादा इकोनॉमी के दृष्टिकोण से अभी यूएसए चलता है। लेकिन उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आने वाले 2028 टू 30 तक ऐसा होगा कि लगभग जो एक कंडीशन उल्टा हो जाएगा। मतलब अभी जो यूएसए का जो अभी टाइम है, जो पीरियड चल रहा है, वैसे यूएसए की टाइम एंड पीरियड नहीं चल पाएगा, और उसका जो भी एक इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से जो टॉप लेवल पर जाने वाला है वो है चाइना। और इंडिया के दृष्टिकोण से बताया गया है कि इंडिया का रैंक 3 होगा, और जो सेकंड रैंक पर जो होगा वो आपका यूएसए होगा, और फर्स्ट चाइना होगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीजें कांस्टेंट नहीं होती है। हमारा जो शरीर है,
हमारा जो बॉडी है वो पर्टिकुलरली एक जैसा नहीं रहता है। आज कोई इंसान है, चाहे कोई एक्टर एक्ट्रेस को लेते हैं, आप मूवी देखते हैं, मूवी में वो जिस तरह से वो उनकी एक जो यंग होते हैं, क्या वो यंग बने होते हैं? नहीं होते हैं। तो उनके भी शरीर जो होता है एक पर्टिकुलरली समय के बाद उसमें गिरावट आना शुरू हो जाता है, और उनकी एक इन द सेंस आप गीता वगैरह कुरान वगैरह पढ़ेंगे, इवन कुरान में भी ये चीजें लिखा हुआ है, चाहे आप गीता का पढ़े होंगे उसमें भी आपको ये चीजें मिलेगा कि शरीर जो होता है वो नाश्वर होता है। नाश्वर मीन्स व्हाट? कि हमारा शरीर जो डे बाय डे एक पर्टिकुलर टर्म में डेवलप होता है, फिर उसमें रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी यही होता है कि आपका एक जो भी डायनेस्टी है, चाहे वो आप किसी भी डायनेस्टी को लेकर ले लीजिए आप यहाँ पर, चाहे वो कितना हो ज्यादा क्यों नहीं विकसित हुआ है, एक पर्टिकुलरली समय आने के बाद उसमें गिरावट होना ही है। अगर थोड़ा सा पुराने मैं कुछ एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपने नाम सुना होगा द अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनके फादर जिनका नाम था फिलिप सेकेंड, और उनकी माता थी ओलंपिया। वह इसे कहा जाता है कि वह एक जादूगरनी थी। और एक बार की बात है कि मान के चलिए कि इनके बर्थ के बाद की बात है, फिलिप्स टू और ओलंपिया एक एज ए हस्बैंड और वाइफ हैं। तो मिडनाइट में अभी कहीं गए हुए थे फिलिप्स टू, और रात में जब वो आए, सडनली नहीं होता है कि अब हस्बैंड वाइफ है तो फिर कमरे में जाने में किसी प्रकार की नॉक की नीड नहीं होती है। तो जैसे ही वो एंटर किए तो जो ओलंपिया थी वो मतलब वो सोई हुई थी, और उनके पास एक सांप लेटा हुआ था। एकदम से डर गए, और ये मतलब एक नहीं होता है कि ये ट्राई करने लगे कि मतलब आखिर इसके पीछे क्या है। और फाइनली उनको पता चला था कि ये जादूगरनी थी। बहरहाल मैं उतनी स्टोरी में नहीं जाऊंगा, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। लेकिन मैं पूरे समराइज करने का प्रयास करूंगा कि ताकि आपको एक पूरे सिस्टम का आधार समझ विकसित हो जाए, ताकि आप पूरे को समझ पाए। तो वहां का जो उनके जो लड़के थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो पूरे मान के चलिए कि जो एशिया और जो ग्रीस वाला पूरा पार्ट है वो अपने समय में पूरा जीत चुके थे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ लगभग 325 और 26 की बीसी की बात कर रहा हूँ। उस समय हुआ क्या कि यहाँ पर एक अपने जो जनपद हुआ करते थे, मतलब उस समय इंडिया तो नहीं कह सकते, मतलब जो हम जहाँ पर आज हम लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान जो है, वो जनपद में लगभग 16 जनपद में विभक्त हुआ था। उसी जनपद में एक जो नहीं होता है कि एक 16 जनपद था, और 16 जनपद में एक जो बिहार वाला जोन है वहां पर एक सबसे वेल डेवलप मतलब जनपद था पहला वाला, जिसमें आपको आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें मौर्य डायनेस्टी वगैरह सब उसी में आते हैं, नंदा। तो उसी में था एक नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी अपने समय में बहुत ही वेल डेवलप था। और उसी के आसपास आप झेलम नदी के अगर यहाँ पर अगर आप आ जाइएगा, मतलब मैं अगर बताऊं, मतलब पंजाब वाले जोन में, पाकिस्तान जो आज है अपना, यहाँ पर जो पंजाब वाले जोन में, तो यहाँ पर झेलम नदी है। तो झेलम नदी के आसपास एक वार डेवलप हुआ था, बैटल ऑफ हाइडस पास। तो वहीं एक एम्पेरर हुआ करते थे जिनका नाम था पोरस। और पोरस अपने समय में एक बहुत ही मतलब वो जहां भी जाते इन्वेड करते और उनको सफलता मिलता था। हर समय में उनकी चीजें थी और वो डेवलप हुआ करते थे। और जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पर आया, 326 बीसी की मैं बात कर रहा हूं, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट आया यहाँ पर। जब इनकी सेना को देखा तो उसका हालत खराब हो गया कि मतलब रियल में ऐसा है। तो फाइनली इन दोनों के बीच में वार हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ अपने अपने हिस्टोरियन हैं, लेकिन अगर बुक के टर्म में देखा जाए तो वहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ही उस वार में जीता था और पोरस वहां पर हार गए थे। तो मान के चलिए कि उतना बड़ा डायनेस्टी, समझिए इस चीज को, उतना बड़ा डायनेस्टी अपने समय में चरम सीमा पर था, जो इन द सेंस अगर मैं कहूं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी सोचा करते थे जब वो आए यहाँ पर, जो कहा जाता है कि वो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो
उसकी भी एक बार सोच में पड़ गया कि मतलब इतने बड़े साम्राज्य से मैं कैसे टकराऊं। तो उसके बाद वहीं पे अगर मैं कहूं तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य उसी नंदा डायनेस्टी में उनकी क्या बोलते हैं, आप कौटिल्य का नाम सुने होंगे। तो कौटिल्य जो थे वहां पे, तो कौटिल्य का ये सिचुएशन था कि उनके साथ थोड़ा सा मतलब इरिस्पेक्ट हो गया था उनके साथ, मतलब उनको, अब उसके पीछे भी कहानी है, मैं उसमें ज्यादा अंदर जाने का प्रयास नहीं करूंगा। तो जिसमें उन्होंने ये सोचा था कि मतलब इस नंदा डायनेस्टी को मैं मिटा ही दूंगा, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को फाइनली डेवलप किया, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहां पर एक बड़े टर्म में डेवलप हुए, और उसी में आपने अशोक का भी नाम सुना होगा। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि इतने सारे साम्राज्य हैं, तो क्या मौर्य साम्राज्य अपने समय में एक पीक पर गया था? जो मगध जो जनपद था, 16 जो जनपद थे उसमें मगध था, तो उसमें इतने पीक पर था, तो क्या अपने पीक को मेंटेन करके बना पाया? नहीं, उसमें भी वो चीजें क्या होगा कि वो चीजें गिर गई। हर्षवर्धन के समय में आप जाइए, हर्षवर्धन एक समय में एक टॉप थे, अपने समय में एक ग्रेट एम्पायर थे। अशोक के समय में जाइए, एक ग्रेट एम्पायर थे। गुप्ताज के समय में जाइए, वो एक ग्रेट एम्पायर था, एक अच्छा एम्पायर था वहां पर। विक्रमादित्य के बारे में आपने सुना होगा, लगभग ग्रेट पर्सन थे, ग्रेट एम्पायर थे अपने समय में। तो क्या उनका जो सिस्टम था ये चलता रहा? नहीं चलता रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी मतलब जो भी हिस्ट्री पढ़ने का एक क्या तात्पर्य होना चाहिए कि हिस्ट्री ये हमें सिखाती है कि हमें पार्टिकुलरली ये समझ आ जाता है कि किसी भी चीज, चाहे कोई डायनेस्टी हो, चाहे हमारा पार्टिकुलरली लाइफ हो, चाहे हमारा रोजमर्रा का जीवन हो, कि वो चीजें कांस्टेंट नहीं रहा करती है, उसमें चेंज नेचर के अकॉर्डिंग चलता ही रहता है। तो इसमें आपने देखा होगा, अगर मैं आपको बताऊं, 3 टाइप के कंडीशन यहां पर डेवलप होते हैं किसी भी डायनेस्टी को लेकर के। जितने भी, अगर मैं कहूं यहां पर 3 टाइप का अगर मैं बताऊं, तो जितने भी इंपेरर होते हैं, कोई भी इंपेरर को ले लीजिए, तो कितने भी प्रकार के अगर जितने इंपेरर होंगे तो उसमें 3 सिचुएशन डेवलप होगा, और 3 सिचुएशन ही डेवलप होगा कि जितने इंपेरर होंगे और उस इंपेरर में एक अपनी लाइफ को लेकर के एक समझ नहीं बनती है। कि जैसे कोई अगर औरंगजेब को ले लेते हैं कुछ पल के लिए, तो औरंगजेब के साथ क्या था कि वो इन्वेड करना ही जान रहा था कि हमको इन्वेड करना है, जीतना है। लेकिन अकबर के साथ क्या था कि वह इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा मतलब उनका सिचुएशन थोड़ा इधर उधर था, लेकिन जब बाद में जब वो सिस्टम को समझे तब तो उनको समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, और उनका जो एक हॉट था एक आम आदमी के लिए डेवलप हो गया, और वहां पर उन्होंने कुछ करना विकसित कर दिया। तो उसी तरह में कहने का तात्पर्य है कि जो भी डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर इन द सेंस में इंपेरर की बात कर रहा हूं, सॉरी, जो भी इंपेरर होता है, तो जब वह शासन में आता है तो उसके दिमाग में 2-3 चीजें चलती है। जब वह अपने जीवन के मूल्यों को नहीं समझता है और उसको लगता है कि मतलब जीवन यही है, और वही जीवन को अपने भूल जाता है कि एक रिसेशन नहीं होगा जीवन में, तो वह इंसान डिक्टेटर हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। तो डिक्टेटर कहने का तात्पर्य हुआ मेरे कि जितने भी इंपेरर हुए, कोई भी राजा हुआ जो जिनका मकसद ये था कि डिक्टेटर बनना है, तो उनका कहीं ना कहीं पीछे एक समझदारी थी कि ये जो सिचुएशन जो है हमारा प्रेजेंट का, वो फ्यूचर में ही ऐसा बना रहेगा। लेकिन जिन किंगडम ने, जिस अंपायर ने, जिस जो किंग जो हुए जितने भी, जिनको ये चीजें लग गया कि नहीं ऐसा नहीं है। एक नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति क्या है? यही तो है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाती है कि अगर मेरी लाइफ है तो ये लाइफ कितने समय तक चलने वाली है, और हमको कैसे लोग याद करेंगे। तो उस दृष्टिकोण से लोग क्या करते हैं, जितने भी एम्पायर हुए, जिनको ये चीजें समझ में आ गई, जितने भी एम्पायर थे जिनको ये चीजें समझ में आ गई वहां पर कि हमें क्या करना चाहिए कि ताकि लोग हमको याद करें, हमारी जीवन ऐसी नहीं बनी रहेगी, एक समय के बाद हमारी जो भी लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, और हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ ऐसे योगदान दे देना चाहिए कि वो योगदान जीवन
के हमारे नहीं रहने के बाद वो चीजें लोग हमको याद करें। तो जो 3 सिचुएशन मैंने बताया थे, एक होता है कि जो इंपेरर होते हैं वो डिक्टेटर बन जाते हैं, एक होते हैं एक अच्छे गाइडलाइन हो जाते हैं पूरे, एक जैसे अशोक हो गए, आपके आपके अकबर हो गए। ये लोगों को मतलब कहने का तात्पर्य है कि जितने लोग थे इतने, तो उनको ये चीजें आधारभूत समझ बन गया यहाँ पर कि हमें अपने शासन के प्रति, अपने जनता के प्रति हमें क्या करना चाहिए। और वहां पर ये चीजें उन्होंने अपनाया और उनको फाइनली उनको सफलता भी मिला। तीसरा ये होता है कि ये जब ज्यादा मानवता उनके अंदर आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपना किंगडम को त्याग देते हैं। ये ज्यादा बहुत पहले हुआ करता था, आप मिडिवल हिस्ट्री में ज्यादातर ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा जो मैंने थर्ड वाला स्टेज बताया। बहरहाल ये पर्टिकुलरली कुछ इंट्रोडक्शन था क्या हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, तो वो चीजें मैंने बताने का प्रयास किया। बात करेंगे यहाँ पर विजयनगर एम्पायर की, और विजयनगर एम्पायर कैसे आया उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर विजयनगर के सराउंडिंग में इतने सारी चीजें मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है। और यहाँ पर ड्राइंग है पर्टिकुलरली इंडिया का उस समय का, एक मिडिवल एरा है उस समय का, कि आखिर क्या क्या चल रहा था और कितने लोग जो थे यहाँ पर आए हुए थे और उनकी क्या एक मंसूबा था करने का हिंदुस्तान के प्रति, पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो टर्किश जो थे। सबसे पहले टर्किश यहाँ पर आए। टर्किश ऐसे नहीं है कि पहले नहीं आए थे, आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें भी आए थे, लेकिन जो इन लोगों का जो मकसद था और उनका जो मकसद था दोनों डिफरेंट है। अगर मैं कहूं यहाँ पर गजनी और मोहम्मद गोरी की, तो गजनी का तात्पर्य था इंडिया में आने का कि वो अपने समय में वो ऐसे कहा जाता था कि जो इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है। और सोने की चिड़िया कहने का तात्पर्य क्या है कि मंदिर थे और उस समय किंगडम हुआ करते थे। और एंशिएंट हिस्ट्री में जब रोम सभ्यता था तो उस रोम सभ्यता में ये चीजें हुई थी कि वहां से ज्यादा हमारा जो हिंदुस्तान का और वहां का ज्यादा से ज्यादा तौर पर वहां पर व्यापार हुआ करता था। तो व्यापार हुआ करता था, हमारे यहाँ से जो भी मटेरियल वहां जाते थे और वहां से क्या होता था कि जो भी सोना और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर वहां से आया करते थे और अदर मटेरियल भी आया करते थे, जिससे ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे मात्रा में यहाँ पर गोल्ड की इकट्ठा हो गया और जिसको दृष्टिकोण से हम सोने की चिड़िया के नाम से जाते हैं। और भी बहुत सारी स्टोरी है। तो इस चीज से मोहम्मद गजनी आया कि ताकि मैं ज्यादा लूटूं और लूट करके क्या करूं, मतलब अफगानिस्तान लेकर के जाऊं और वहां पर अपना एम्पायर को डेवलप करूं। तो मान के चलिए यहाँ पर इनका जो टाइमिंग था, यहाँ पर लगभग गजनी का लगभग 1000 के आसपास आए थे। और 1000 के आसपास जब आए यहाँ पर एडी की, मैं एना डोमनी की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब साइड से पूरा जीतते हुए यहाँ पर, और लगभग मान के चलिए यहाँ पर सोमनाथ पे इन्होंने अटैक किया। और सोमनाथ पे अटैक करने के बाद यहाँ पर इसे मतलब यहाँ पर मान के चलिए सोमनाथ पर अटैक किया, फिर यहाँ पर बहुत सारा धन को लूटा यहाँ पर, फिर लूटने के बाद यहाँ पर मेरठ वाले जोन में गए यहाँ पर, और फिर फाइनली यहाँ से लेकर के ये वापस चले गए। फिर मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो गजनी जो था उसका तात्पर्य था सिर्फ धन को लूट करके लेकर चला जाना यहाँ पर इंडिया से, इनका कहानी था। अगर मोहम्मद गोरी की मैं बात करूं तो इसका जो तात्पर्य था कि यहाँ पर आकर के अपनी जो एक डायनेस्टी डेवलप किया जाए, तो उसके लिए तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पर किंगडम पड़े हुए थे। यहाँ पर राजपूत एम्पायर था और यहाँ पर छोटे छोटे किंगडम यहाँ पर डेवलप हो चुके थे, जो काफी थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन बहरहाल ये कोशिश किए और यहाँ पर आए। और यहाँ पर आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच में 2 बैटल हुआ था। एक हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। लेकिन ध्यान रहे पृथ्वीराज बहुत सारे हैं, पृथ्वीराज थर्ड के साथ हुआ था ये बैटल। पहला बैटल में क्या हुआ कि यहाँ पर पृथ्वीराज थर्ड जो थे वो जीते। और 92 में ये हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत गया 1192 में। फिर 1193 में इनके जो क्या नाम है
पृथ्वीराज थॉट के जो फादर इन लॉ थे जयचंद्र, उसके बाद 1193 में यहाँ पर एक और वार लड़ा गया जयचंद्र के साथ, और जयचंद्र को यहाँ पर क्या हुआ, हार का सामना करना पड़ा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिस्टर गौरी भी सक्सेस रहा, और गौरी सक्सेस रहने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अपना सिस्टम भी इन्होंने डेवलप कर दिया। और यहाँ से फिर अगर मैं देखूं वहां पर तो फिर इन्हीं के समय में आ जाता है स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उन्होंने इसको डेवलप किया, और यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई। तो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आप इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलवन, फिर ये पूरा खत्म हो गया। उसके बाद खलजी आया, और खलजी का भी कुछ समय एरा चला, और खलजी के बाद क्या हुआ कि उसके बाद आपका तुगलक आया, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद से फाइनली क्या हुआ कि मुगल आए, और मुगल में बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, और बहुत सारे लास्ट में बहादुर शाह जफर दूती। मैं वहां अंदर तक नहीं जाने का प्रयास करूंगा। तो अगर टाइमलाइन देखा जाए मतलब विजयनगर का कि 1336 से लेकर 1365, तो ये टाइमलाइन अगर मैं कहूं किसका है तो ये टाइमलाइन तुगलक से मैच करेगा, क्योंकि तुगलक का जो टाइम था लगभग मान के चलिए 1320 से लेकर के 1480 तक, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर आया सैयद, फिर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत। तो 3 डायनेस्टी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर जो आप दिल्ली को समझना पड़ेगा, आपको दिल्ली को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आखिर क्या हो रहा था, और तुगलक का क्या कहानी था इन लोगों के प्रति, तब आपको विजयनगर चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं तुगलक में थे 2, इसमें एक थे मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही ग्रेट किंग थे, और कहा जाता है कि मतलब अगर शेर शाह सूरी को लिया जाए, जो सूर्य डायनेस्टी के में एक ग्रेट एम्पायर थे वहां पे, तो उनका और इनका एक कहा जाता है कि एक इक्वलाइज टर्म के एक योद्धा थे अपने समय में, एक बहुत ही लड़ाकू थे अपने समय में, और बड़ी बड़ी डायनेस्टी इन्होंने उखाड़ फेंका था अपने समय में। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक में था कि एक गुड डिसीजन मेकर थे, इनके पास हर जानकारी थी, अगर एक एस्ट्रोनॉमी की जानकारी थी, मैथमेटिशियन थे, पॉलिटिकल नॉलेज था इनके पास। इन सारे दृष्टिकोण से उनको एक क्लाइमेट से लेकर के उनको हर जानकारी थी। लेकिन उनके समय में हुआ था कि जितने भी डिसीजन लिए, लगभग बहुत सारे डिसीजन लिए, और सारे डिसीजन उनका फेल हुआ। तो उनको वाइसफुल किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके समय में क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के एक यहाँ डायनेस्टी हुआ करते थे, आज का जो कर्नाटका है यहाँ पे एक छोटी सी डायनेस्टी हुआ करती थी। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का एक भाई था, यहाँ पर आके रहना स्टार्ट किया डायनेस्टी पे। और यहाँ पे जो आप अभी जो एरिया जो देखते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला, यहाँ पर काकतीय डायनेस्टी था। और यहाँ पर अगर मैं कहूं यहाँ पे, तो यहाँ पर हरिहर और बुक्का 2 लोग थे, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक का भाई यहाँ पर बने आया इस जंक्शन में, और यहाँ पर ये मनसबदार थे। जब शरण दिया इस डायनेस्टी वाला कर्नाटका के, तो मोहम्मद बिन तुगलक इस पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि इनको क्या बोलते हैं, हरिहर और बुक्का को वो अपने साथ लेकर गया। और इससे पहले इस काकतिया में भी मंत्री ऑलरेडी मिनिस्टर रह चुके थे, तो इनको पकड़ के लेकर गया, और लेकर के जाकर के इनको इस्लाम बना दिया। और इस्लाम बनाने के बाद हुआ क्या कि जब एक समय आया, जब एक नहीं, मैंने कहा कि बहुत सारे डिसीजन लिए, और उनका जो लास्ट डिसीजन था वो इनका प्लान था कि यहाँ पर ईरान वाला एरिया,
ईरान वाले एरिया पर जाकर के मैं इन्वेड करूं और जीत जाऊं। तो लगभग अगर कहा जाता है कि लगभग 10,000 सैनिक इन्होंने भेजा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और वहां पर लगभग 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 10 से 15 सैनिक बचे। सारे लोग मतलब ठंडी या हर वजह से वहां पर मार दिए गए। एक सिचुएशन नहीं समझना, जिसके वजह से बैड डिसीजन की वजह से वो लोग मर गए। और जिससे ये हुआ उस समय कि ये सिस्टम नहीं होता है कि एक बिखरने लगा तुगलकों का। और उस समय इनको हरियर और बुक्का को इस वाले जोन में फिक्स कर दिया गया कि हाँ आपको यहाँ पर आपको रहना है और इनका जो भी टैक्सेस कलेक्ट करना है और आपको दिल्ली सल्तनत भेजना है। तो हरियर और बुक्का ने क्या किया कि जैसे देखा कि दिल्ली सल्तनत अब थोड़ा सा लूज पड़ रही है, तुगलक लूज पड़ रहे हैं, इन्होंने प्लान क्या किया कि चलो अब थोड़ा सा अपने आप को फ्री कर लेते हैं। इनके गुरु हुआ करते थे, तो उन्होंने गुरु के पास गए और अपने आप को फिर से रिलीजन चेंज किया और अपने आप को हिंदू बनाया इन्होंने। और हिंदू बना करके इनके क्या बोलते हैं पेरेंट्स थे जिनका नाम विजय था, और इनके नाम पर इन्होंने क्या किया कि विजयनगर डायनेस्टी यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया। ये तो मोटा मोटी हुआ कहानी, विजयनगर का स्टार्टअप क्या था। और इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर डायनेस्टी डेवलप हो रही थी जिसको हम बहमनी करते हैं। तो इसी समय में जो 1336 है, एक अलाउद्दीन हसन बहमन, इसे तो कहा जाता है कि वो अपने आप को ईरानी समझता था और धीरे धीरे अपने सिस्टम को डेवलप किया और अपने आप को ताकतवर बनाया। और ताकतवर बनाने के बाद एक बहमनी डायनेस्टी का निर्माण किया। और बहमनी डायनेस्टी निर्माण करने के बाद ये हुआ कि मतलब ये मुस्लिम डायनेस्टी था, मुस्लिम किंगडम था, और अपना साम्राज्य को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और इधर हरियर और बुक्का जो थे ये अपना हाथ पांव इधर अपना बढ़ाना शुरू कर दिए। तो धीरे 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 बहमनी में हुआ कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर तुंगभद्रा नदी को लेकर के यहाँ पर ये वाला जो जोन है, यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ विवाद इनका बना रहता था। इसको तट को लेकर के यहाँ पे हमेशा तट पे इन लोगों का बना रहता था, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को लेकर के। तो उसी समय में कुछ समय जाने के बाद इन बहमनी साम्राज्य में धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब जितने भी छोटे छोटे राज्य थे अपने आप को अलग कर लिए थे। तो उसी में था, जैसे मानते हैं कि अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, आपका बीदर और आपका बैरार, और इन सारे जोन को मिला करके भी हम लोग दक्कन का भी नाम हम लोग कहते हैं। ठीक, दक्कन कहते हैं। तो ये तो हो गया, मान के चलिए कि जैसे यहाँ पर विजयनगर स्टार्टअप हो गया और यहाँ पर क्या हुआ कि दक्कन का सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि मतलब क्या चल रहा था दक्कन में। ये प्रॉपर हमेशा अपने आप में लड़ते झगड़ते रहते थे, हमेशा इस कभी शांत नहीं हुआ करता था। और इतने 5 थे, और इसका बात मैं आगे करूंगा मैंने डेप्थ में जाकर के विजयनगर साम्राज्य की। और ये तो मोटा मोटी मैं आपको इंट्रोडक्शन देने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद ये तो हो गया, मैंने बात कर लिया आपका मुगल का, आपका दिल्ली सल्तनत का और ईरान का। अब शेर शाह के बारे में बताता हूँ आपको। अदर जोन मैंने लिखा है कि इस समय में विजयनगर अंपायर जब डेवलप हो रहा था तो और कितने जो वंशज थे, कितने भी डायनेस्टी थे वहां पर डेवलप हो रहे थे, इतने सारे बहुत सारे थे। मतलब मोटा मोटी जो इसमें जो इसके सराउंडिंग से जो रिलेट करते हैं मैंने उसको आपको बताने का प्रयास किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि जौनपुर, यहाँ पर देखिए जौनपुर है, अभी यूपी में पड़ता है। तो जौनपुर के एक इनके जो शेर शाह सूरी के पिता थे तो वहां पर कार्यरत थे एज ए मिनिस्टर, मतलब उनका कुछ लेवल था वहां के जो भी इंपेरर थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये अपने समय में शेर शाह सूरी लगभग 52 ईयर की एज में 1540 ईस्वी में ये अपने इन्होंने अपने गद्दी पर बैठा था। और जब ये गद्दी पर बैठे तो लगभग मान के चलिए 1540 में क्या हुआ सब हो चुका था। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया था,
यानी इसमें क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी मतलब इनको हरा दिया जा चुका था, इब्राहिम लोदी हार चुके थे और यहाँ पर बाबर ऑलरेडी डेवलप हो गया था, उनका सिस्टम अपने पूरे चरम सीमा पर था। और यहाँ पर एक हुमायूं आए थे और हुमायूं जो थे अपने आप में कह सकते हैं कि इनके जो भाई लोग थे उसमें उलझे हुए थे। और 1539 में लगभग 40 का क्या बोलते हैं, हाँ 1539 में एक बैटल लड़ा गया था बंगाल को लेकर के। इस बंगाल वाला जोन को लेकर के युद्ध होता रहता था कि मतलब पर्टिकुलरली किसको किसके हक में जाना चाहिए। तो शेरशाह सूरी और यहाँ पर क्या बोलते हैं हुमायूं के बीच में एक भयंकर वार हुआ था और भयंकर वार में वहां पर हुमायूं का हार का सामना करना पड़ा और यहाँ से हुमायूं वापस भाग गया था और ये अपने समय में ये पूरा के मालिक हो चुके थे शेरशाह सूरी अपने समय में। तो इनकी एक छोटी सी स्टोरी हो गई। ये अपने समय में चल रहे थे 1540-45 के आसपास, ये वाला एरिया में मान के चलिए। उसके बाद बंगाल की बात मैं करूं थोड़ा सा 1300 और 1400 के बीच में, ये वाला जोन में हुआ क्या था कि 1398 ईस्वी में तैमूर का नाम आपने सुना होगा, तैमूर का नाम आपने सुना होगा। तैमूर ने क्या किया, इसमें इनोवेट किया यहाँ पे दिल्ली में। तो उस समय जो था तुगलक लगभग जो डायनेस्टी तो वो खत्म होने का कगार पे था। तो यहाँ के जो लास्ट जो एम्पेरर थे नासिरुद्दीन मोहम्मद, और नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ एक इन्होंने जंग लड़ा और उस जंग लड़ने में बुरी तरह से हराया था तैमूर और बहुत सारा धन लूटा। इससे ये हुआ कि इन दिल्ली कांस्टेंट नहीं रही, जिससे ये हुआ कि मतलब ये जो बंगाल था इसको एक पकड़ कैसे बने, एक सेंटर कैसे डेवलप किया जाए यहाँ पर कि ताकि आप पूरे उसको आप समझ पाए, पकड़ पाए उसको। तो जिससे ये हुआ कि यहाँ एक फ्री जोन डेवलप होना शुरू हो गया, एक फ्री होना शुरू हो गया। मैं अभी शेरशाह सूरी की पहले की बात बता रहा हूँ। शेरशाह सूरी 1540 की आसपास है हुमायूं के समय में, और मैं अभी बात कर रहा हूँ तैमूर के बारे में, क्योंकि मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि जो 1336 से लेकर 1565 के बीच में कितने डायनेस्टी यहाँ पर डेवलप हुए, ताकि आप एक कहानी के टर्म में उसको समझ पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो एक इलियास खान थे, इलियास शाह, और इलियास शाह अपने समय में बहुत ही डेवलप हुआ करते थे, बहुत ही आगे चल रहे थे, इनकी सिस्टम बहुत अपने आप में टॉप लेवल पर थी। तो इन्होंने अपने आप को यहाँ का किंगडम घोषित कर दिया था, मतलब बंगाल वाले जोन का। और जो तुगलक थे उस समय, जो लास्ट सिचुएशन इन लोगों का चल रहा था, तुगलक, तो तुगलक से हमेशा इन्होंने क्या किया कि टैक्स देना बंद कर दिया इधर से। और जब टैक्स देना जब बंद कर दिया यहाँ पे, तो इनके बीच में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो गया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब यहाँ गोरखपुर चंपारण होते हुए यहाँ पर पूरे यहाँ पर इनका और बंगाल तक इनका अपना अधिपत्य था, इनका इलियास खान का, इलियास शाह। तो यहाँ पर जब तुगलक के बीच में एक ट्रीटी हुआ, और ट्रीटी के बाद एक आपने नदी सुनी होगा, यहाँ पर बिहार है, बिहार वाला जोन, यहाँ पे ठीक है, इस नदी का एक सेंटर बना दिया गया, और इस नदी के इस साइड हो गया आपका इलियास शाह का, और इधर तुगलक वाले। तो मतलब इधर जितना था टैक्सेस वगैरह थे वो इलियास खान लेते थे, और इधर वाला तुगलक के टर्म में जाने लगा। यहाँ पे पूरे सिस्टम अपने चरम सीमा पर चल रहा था यहाँ पर, और ये पूरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाकर रखे हुए थे। उसी पर यहाँ पर एक आपका जो उड़ीसा वाला जोन है, यहाँ पर एक गंग डायनेस्टी था, गंग डायनेस्टी। और अगर गंग के बाद आपका गजपति हुआ, पहले गंग उसके बाद गजपति, और गजपति का क्या बोलते हैं समस्या होना प्रारंभ हो गया, किससे, आपका यहाँ पे
विजयनगर अंपायर से। तो सबसे पहले हमको गंग समझना पड़ेगा, और वही गंग अंपायर जो था जिन्होंने कोणार्क मंदिर बनवाया था, जो आपने सुना होगा सूर्य सूर्य का टेम्पल है आई थिंक। तो जो यहाँ पर 1338 में यहाँ पर गंग डायनेस्टी पर इन्होंने क्या किया कि हमला किया और बहुत सारा धन को लूटा था इलियास ने। तो इससे हुआ कि मतलब गंग डायनेस्टी को यहाँ पर ज्यादा एक नहीं होता इफेक्ट पड़ा। उसके बाद मतलब 1360 एडी के आसपास फिरोज शाह तुगलक का नाम आपने सुना होगा। फिरोज शाह तुगलक ने भी यहाँ पर गंग डायनेस्टी पर भी अटैक किया था, और जब फिरोज शाह तुगलक ने जब यहाँ पर अटैक किया, फिरोज शाह तुगलक ने, ये दोनों इतने भयानक अटैक किया और इतने लूटपाट था कि गंग डायनेस्टी यहाँ से खत्म हो गई थी। फिर यहाँ पर एक जो आज का जो आसाम है, ये पहले उत्तरी बर्मा का पार्ट हुआ करता था, और वहां पर आकर के मंगोल लोग बस गए, और मंगोल लोगों को एक टर्म में बहुत सी मतलब हिंदू धर्म में उनको कन्वर्ट किया गया, और हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये बन गया आपका आसाम। ये उसी समय की बात है। तो उसके बाद जब ये गंग डायनेस्टी खत्म हो गई थी, इसके बाद यहाँ पर डेवलप हुई गजपति डायनेस्टी, और यही गजपति डायनेस्टी से विजयनगर डायनेस्टी का हमेशा से वार चला करता था यहाँ पे। ये तो मेरे ख्याल से आपको बंगाल समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर गुजरात की। गुजरात में क्या था कि गुजरात 1407 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, 1407 की। एक 1407 में, हाँ 1407 के आसपास क्या हुआ है कि मैं बताया आपसे पहले कि दिल्ली सल्तनत मतलब कमजोर होने लगा था, और दिल्ली स्ट्रॉन्ग तब हुआ जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद से, जब दिल्ली मुगल एम्पायर जब आए तब यह स्ट्रॉन्ग हुआ, उससे पहले यह स्ट्रॉन्ग नहीं था। और इस समय में ये छोटे छोटे, अब यहाँ पर हुआ क्या, ये गुजरात वाला एरिया है, तो यहाँ पर यहाँ पर थे मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह क्या करते थे कि टैक्स कलेक्ट करते थे गुजरात का, और टैक्स कलेक्ट करके दिल्ली पहुंचाते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मतलब दिल्ली की सिचुएशन अभी थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, तो इन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया, और फ्री करने के बाद क्या कर लिया कि यहाँ पर अपना किंगडम डेवलप किया, और किंगडम डेवलप करने के बाद ये अपना डायनेस्टी स्टार्ट किया, और वहां से एक गुजरात जो था डेवलप होना शुरू हो गया। उसके पहले ये दिल्ली सल्तनत के ही अंडर में चला करता था, उसके पहले कहानी नहीं थी। उसके बाद इनके बाद से इनके जो अगर मुजफ्फर के बाद में अगर मैं बात करूं, तो इनके बाद से इनका मोहम्मद बेग। और मोहम्मद बेग मतलब इनका टाइम लाइन लगभग 1459 से लेकर 1511 के आसपास, नहीं सॉरी, इससे पहले एक और छोटा थे, अहमद करके थे, तो उनकी भी एक छोटी सी टाइम लाइन थी, और उन्होंने भी गुजरात को बहुत सारा डेवलप करने की कोशिश किया। ये अहमदाबाद से उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक पाटन जगह है, पाटन लेकर के गए अपनी राजधानी को, और विकसित करने का प्रयास किया जितना हो सके। उन्होंने बेसिकली अहमद को ये भी कहा जाता है कि मतलब धर्म परिवर्तन में इन्होंने ज्यादा फोर्स किया, और ज्यादा फोर्स, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अपने समय में वो एक गुड डिसीजन मेकर थे, और जस्टिस जबरदस्त किया करते थे। जो भी जैसे इन्होंने धर्म परिवर्तन तो किया, लेकिन अपने जो भी सिस्टम जो चलाते थे, जो भी उनका किंगडम जो था, उस किंगडम में हिंदू जितने भी लोग थे या अदर रिलीजन के जो लोग थे वो अपने में कार्यरत रखते थे। ऐसा नहीं है कि वो कार्यरत नहीं रखते थे। तो उन्होंने खुलकर, उसके बाद इस गुजरात के टर्म में एक मोहम्मद बेगर ये आए। मोहम्मद बेगर सबसे अपने समय में एक टॉप लेवल के, अगर गुजरात की अगर बात किया जाए तो अपने समय में एक टॉप लेवल के थे। इनका जो टाइम लाइन है 1459 से लेकर 1511 के आसपास है।
और इन्होंने इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट किया। इनकी कहा जाता है कि लगभग इनकी जो मूछें थी, तो मूछे से मतलब ये सर में बांध लिया करते थे, इतना मतलब इनकी मूछें थी। दाढ़ी इनके मतलब कमर तक जाया करते थे। और खाने पीने की बात अगर किया जाए तो लगभग मान के चलिए, मैं बुक पढ़ रहा था, मेरे को हंसी भी लगा। यह एक समय में लगभग 150 से 200 केले खाया करते थे। और ये सोने के लिए इनका ये सिस्टम था मोहम्मद बेग का, क्या बोलते हैं, हाँ महमूद बेग। तो ये अपने समय में क्या करते थे कि मतलब चिकन का एक पकौड़ा टाइप के बना करके जहाँ सोते थे वहां रखा जाता था। इतने और ताकतवर तो पूछना ही नहीं है, बहुत ही, जो इतना खाता है तो ताकतवर होगा ही। तो इनके समय में दो, एक गिरनार और चंपानेर, जो आज का जूनागढ़ जिसको बोलते हैं, यहाँ जिसको बोलते हैं गिरनेर। इन्होंने क्या किया कि गिरनेर पर आक्रमण किया और इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गिरनेर पर। और वहीं गिरनेर आज के समय में जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। अब गिरनेर की भी अपनी कहानी है। गिरनेर का वो हारने वाला जो जूनागढ़ था वो हारने वाला नहीं था। और वहाँ के जो भी इम्पेरर थे, और इम्पेरर का ये था कि जो वहाँ के जो एडवाइजरी टीम थी, जो मिनिस्टर थे, उनकी जो बीवी थी उसको अपने पास रख लिया करते थे, जो बैड रिलेशन था। और उससे जो मिनिस्टर था उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर महमूद को दिया और महमूद ने इसको इन्वेट किया और फाइनली जूनागढ़ इसके हैंड में आ गया। और तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली की आप सिचुएशन समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, आपने यहाँ इसको समझ लिया कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ, और मैंने यहाँ पर लगभग यहाँ पर बंगाल की बातें कर दी। अब यहाँ पर कश्मीर में क्या चल रहा था। एक कश्मीर में थे सिकंदर शाह। लगभग इनकी टाइमलाइन है आपको 1389 से लेकर के आपका 1413 ईडी तक, एना डोमनी की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक एम्पेरर अच्छे नहीं थे अपने समय में। इन्होंने ज्यादा जो इन द सेंस अगर मैं कहूँ आपको, तो धर्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें इन्होंने उल्टा किया। मतलब वे अपने रिलीजन को ज्यादा बढ़ावा दिया करते थे। टेम्पल वगैरह जो था उसको इन्होंने तोड़वाया। और इन्होंने स्पेशली कह दिया कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में रहना है, अदरवाइज आपको यहाँ से लीव कर जाना होगा। तो इस समय का जो टाइमलाइन था एक बहुत ही क्रिटिकल था अदर रिलीजन के लिए। लेकिन उसके बाद एक मान के चलिए कि जैनुल आबिदीन आया आपका 1420 से लेकर के 1470 का टाइमलाइन। एक ग्रेट किंग अपने समय में। इन्होंने जितने भी नियम पास किए थे सारे को इन्होंने कैंसिल कर दिया इन्होंने। और अपना हर आदमी को, जैसे अगर कोई हिंदुज्म है या क्रिश्चियन है, व्हाटएवर, या कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता है, तो इन्होंने उसका बढ़ावा दिया अपने किंगडम में। उसको मतलब जो भी एक सिस्टम था उस सिस्टम का भाग बनाने का प्रयास किया। और अपने समय में बहुत सारे विकास इन्होंने किया यहाँ पे, और सपोर्टिव भी थे। जिससे ये हुआ कि किधर इन्होंने अपना साम्राज्य ही एक अच्छी तरीका से डेवलप कर लिया था। ठीक, यहाँ तो मोटा मोटी मैं अगर कहूँ तो इधर सारे सिस्टम को हमने समझ लिया यहाँ पे। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरे ओवरव्यू दे दिया कि बंगाल का क्या कहानी था यहाँ पे, आपका दिल्ली का क्या सिचुएशन यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर गुजरात की क्या कहानी थी। एक और मेरे ख्याल से छूट रहा था मेवाड़ का, कह रहा हूँ मैं, कुछ छूट रहा है क्योंकि राजस्थान वाला एरिया है, मेवाड़ वाला, चित्तौड़ में मेवाड़ वाला। तो यहाँ का देखिए, एक बप्पा रावल, यहाँ के जो भी डायनेस्टी था उसको इन्होंने बढ़ावा शुरू दिया। और 1508 के आसपास, 1508 नहीं, हाँ 1508 से पहले की बात है। 1508 में तो राणा संगा बने। इससे पहले एक राणा कुंभा आए, और राणा कुंभा ने यहाँ क्या बोलते हैं मेवाड़ को आगे बढ़ाना शुरू किया और इन्वेड करना शुरू किया। अपने पूरे सिस्टम जो पहले एक सेंट्रलाइज टर्म में था दिल्ली सल्तनत के, और इन्होंने अपने आप को आजाद करना शुरू किया। क्योंकि जो राजपूत एम्पायर थे उन्होंने ऑलरेडी जो
दिल्ली सल्तनत के टर्म में वह इधर उधर हो चुके थे। चाहे वो मोहम्मद गजनी को ले लीजिए, चाहे बलबन के समय में ले लीजिए, या तुगलक के समय में ले लीजिए, या आपका सैयद के समय में लीजिए, सबके साथ इन्वेड हुआ और इन्वेड के साथ समस्याएं हुई और उसमें बहुत सारे मतलब राजपूत किंगडम खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चे जो आप देखिएगा, जब अकबर का टाइमलाइन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें महाराणा प्रताप की बात करेंगे हम लोग, उदय सिंह की बात करेंगे, उसमें किंग मान सिंह की बात करेंगे, तो अपने समय की अपनी बात है। लेकिन बहुत सारी सिमट की रह गई थी मेवाड़ की बात। तो उसके बाद इन्हीं का एक उदया कुंभा नाम इन्हीं का लड़का था, इनको मार दिया और मार करके यह सत्ता पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इनको हटा करके राणा संघा 1508 ईस्वी में एम्पेरर बने। और राणा संघा ने क्या किया यहाँ पे कि इब्राहिम लोदी के समय में अगर मैं कहूं 1526 से पहले 2 बार इब्राहिम लोदी से इन्होंने राणा संघा से लड़ा और इब्राहिम लोदी ने हमेशा चाहा कि मेवाड़ और मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है इसको मैं जीत लूं, लेकिन ऐसा अंडर में रहा हो, ऐसा हुआ। इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे बिहार में चले जाइएगा, यूपी में चले जाइएगा, तो कुछ ना कुछ नाम मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि उसका कुछ ना कुछ नाम आपको मिल जाए। मेरे स्टोरी बताने का ये मकसद नहीं है कि मैं रिलीजन को कुछ यहाँ पर क्रिटिसाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा ये बिल्कुल मोटो नहीं है। जो रियल में जो घटनाएं घटी है, मेरा काम है कि मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें ऑड नहीं लगेगी, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है, हमको सुनना पड़ेगा। और बहरहाल व्हाटएवर जो भी है, तो हमने लगभग इसमें क्या, मैंने यहाँ पर कुछ लगभग हाँ मान के चलिए सब हो ही गया है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कि जब हरिहर और बुक्का जब विजयनगर जब डेवलप कर लिए यहाँ पे, उसके बाद इसमें 4 डायनेस्टी आए विजयनगर साम्राज्य में। फिर उसमें जो सबसे बेहतर रहे वो कृष्णदेव राय रहे। उनकी क्या कहानी थी, उन्होंने आर्ट एंड कल्चर पर विशेष ध्यान दिया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी फेमस कैसे रही, और बैटल ऑफ तालिकोटा जो लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, और उसमें जो राम राया थे उनकी क्या भूमिका थी, और एक जो मिनिस्टर के टर्म में सबसे जो अपग्रेड दिया जाता था, जिसे आपा जी वगैरह के नाम से जाना करते थे, कि वो लोग अपना एक पूर्ण जो एक डिसीजन मेकिंग के तौर पर कहा जाता है वो थे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को खत्म किया जाए और इसमें किसी प्रकार के तक मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, जय हिंद।